हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार मौर्य। जैसा कि आप पहला वीडियो देखे होंगे फिजिक्स का, पहला लेसन हमारा चल रहा है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सबसे पहले आप ये पढ़े थे आवेश क्या है। आवेश का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, ये आप जान लिए। इसके बाद आवेश का वर्गीकरण किसने किया था, कितने प्रकार के होते हैं आपको पता, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और बना था आपको कि आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में किसने नियम दिया था, तो आपको पता 1785 ईस्वी में कूलाम ने दिया था। इसके बाद आपने निकाला था एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। आपने क्या निकाला था, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। तो ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर कहीं पर आपको डाउट हो रहा तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। और अगर आपको कहीं पर ये चित्र आपको जो भी क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रहा तो आपको नोट भी आपके यूट्यूब पर या जो भी नोट भी मिल जाएगा। उस नोट से आपको क्या करिए, एक नोट बना सकते हैं। तो हम आज के टॉपिक पर पढ़ेंगे सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का, क्या एप्सिलॉन नॉट का आंतरिक मान, यानी एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र तो आप पढ़ लिया, मात्रक पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट का आंतरिक मान कैसे निकाला जाता है, अर्थात कितना होगा। तो आपको पता है के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के स्थान पर 9.0 × 10 आप क्या करते हो, 9 भी रखते हो। अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते हो 9.0 × 10 क्या 9 तो लिख सकते हो। अगर इसके बड़े हम कितना कर दें, 1 कर दें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। तो अब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो इसका हम गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। तो आपका यहाँ पर होगा 1 बराबर 9.0 × 10⁻9 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई। अब आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 भी होता है या 3.14 भी होता है। दोनों में से कोई मान आप क्या कर सकते हैं, उठा के रख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/9 ऐसा भी कर सकते हैं × 10⁻9 और लिख सकते हैं 4 × 3.14। अब ध्यान दें, जो घात बटे में है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते हैं 1 × 10⁻9, क्योंकि बटे में प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 9 × 4 × 3.14। अब दोनों का तीनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा आप। अब बनेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 × 10⁻9 बटे 9 × 4 = 36 3.14। अब आपको ध्यान दीजिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते, 100 से ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 100 × 10⁻9 अपान 36 × 314। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो जाएगा, इनका पहले आपस में गुणा कर देगा 314 × कितना 36, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, यानी 2 6 × 6 2 8 6 3 18। ये तो क्लियर हो गए, 6 चौका 24 की 4 हासिल 2 6 × 6 6 2 8 6 3 18 4 तिहाई 12 हासिल 1 3 × 3 4 3 3 का 9। अब यहाँ का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 8 2 10 हासिल कितना होगा 1 8 4 12 1 13 और 9 1 10 1 11, यानी 11 लिख
सकते हैं हमारा 11314। इसका मान अब उठा के हम ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर बनेगा 9 गुणे 10 के पावर -9 बटे 11314। अब इसमें को ध्यान देना, अब हम 100 में क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, यानी 100 में भाग देने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगी 0.008846 पूरे 10 के पावर माइनस कितना 9। आप कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाग में आप। तो यहाँ पर जो होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 12 मात्रक कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, यानी क्वेश्चन यहाँ से पूछा, ये आपका आंकिक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, या कभी कभी ऐसे हो जाता है इसका पॉलिटिकल मान पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पर डाउट होगा तो आप बताइएगा जरूर, ऐसा ना हो कि आप केवल नोट करते रहिएगा। तो इसको देख लीजिए, बाकी इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब आपका बनेगा दूसरी हेडिंग, जो यहाँ पर टॉपिक बनेगा, पहली है इसका, दूसरी हेडिंग क्या है, परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, यानी परावैद्युतांक और आपेक्षिकशीलता क्या होता है। इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, छोटा सा निगमन है। सोचो अगर दो आवेश, दो बिंदु क्या हो, दो बिंदु, एक बिंदु ये है, इसको ए मान लीजिए, एक बिंदु ये है, इसको बी मान लीजिए, इसको Q1 कर लीजिए, Q2 कर दीजिए, इसके बीच की दूरी क्या कर दिए R कर दीजिए। अगर ये कहाँ रखा हो, Y में रखा हो, तो Y में रखेगा तो उस पर एक प्रकार का क्या करने लगेगा, बल लगेगा। तो बल लगेगा तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, यानी कह सकते हैं Y में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, अर्थात जब दोनों आवेशों को Y में रखा जाता है, दोनों आवेशों को Y में रखा जाता है, तो उन आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। तो वैद्युत बल क्या होगा, Fa, ए मतलब क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, अर्थात हवा की बात कर रहा, वायु की बात कर रहा। तो या फिर A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब सोचो अगर यही जो आवेश Q1 और Q2 लिए हो Y में ना होकर किसी स्थान पर रख दिया जाए, अर्थात हम क्या करें के परावैद्युत पदार्थ में, के परावैद्युतांक माध्यम पे रख दिया जाए, या इनके बीच मोम रख दिया जाए, या पानी ही रख दिया जाए, या अभ्रक रख दिया जाए, तो कोई माध्यम इनके बीच Y को छोड़कर रखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर, अर्थात जितना पहले दूरी थी उतनी ही दूरी पर, यानी उतनी ही दूरी पर स्थित उन्हीं दो आवेशों के बीच, उन्हीं स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, अर्थात Y को ना होकर कोई भी दूसरा माध्यम रखा जाए। तो ये M कोई माध्यम रख दिया गया है, तो Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या परावैद्युतांक है, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 में, समीकरण 1 में 2 से हम क्या करते हैं, भाग देते, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर Fa बटे क्या होगा, Fm होगा। Fa की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 बटे क्या होगा R स्क्वायर। अब हमारा जो दूसरी वैल्यू है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को रख देंगे, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या बनेगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब भाग का उल्टा क्या होगा, गुणा होगा, इसको लिख सकते हैं Fa बटे Fm स्क्वायर
इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पर क्या Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो मिलेगा 4πε0 के आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। अब देखिए 4πε0 कट गया, यहाँ पर Q1 Q2 कट गया, यहाँ आर स्क्वायर बचा कौन हमारा, यानी एफ ए बटे एफ एन इक्वल टू क्या बच गया, के बच गया। यानी वाई में स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाले आवेशों पर बल, इस दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं, हम जानते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के और के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन क्या है, ये किसी पदार्थ का परावैद्युत की वैद्युतशीलता, किसी पदार्थ की परावैद्युत की वैद्युतशीलता या किसी पदार्थ की परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता है। जबकि एप्सिलॉन नॉट पता है आपको निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो हमें एक के की परिभाषा, अगर आपसे कोई पूछे के की परिभाषा अर्थात परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होगी, तो कह सकते हैं किसी माध्यम में, या हम ऐसा कह सकते हैं किसी परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या कह सकते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। या उससे आसान परिभाषा लिख सकते हैं एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को क्या बोला जाएगा, परावैद्युतांक बोला जाएगा। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट को के अनुपात को क्या बोला जाएगा, के बोला जाएगा। के मतलब परावैद्युतांक, यानी किसी माध्यम में, किसी वस्तु का किसी माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। यहाँ से केवल इतने ही क्वेश्चन बनेगा के की परिभाषा क्या होती है, और ये भी आपको 1 नंबर में पूछा जाता है। जब भी पूछेगा या आपको आंटी का क्वेश्चन देगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, पूछ लेगा किसी पदार्थ की परावैद्युतशीलता का मान क्या होगा यदि उसका परावैद्युतांक 12 हो। तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होगा। तो गुणे 12 करके आप क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। इस टॉपिक में महत्वपूर्ण सबसे ध्यान देना के की परिभाषा क्या होगी। तो क्लियर हुआ, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपकी रीडिंग क्या होगी, यानी परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो हमने कहा कि 2 आवेश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 2 आवेश ले रहे हैं। एक आवेश यहाँ कर दे रहे हैं, एक आवेश यहाँ। इस आवेश को कहाँ रख रहे हैं, वाई में रख रहे हैं। और जब आवेश होगा तो बल लगेगा, तो वैद्युत बल का मान हम निकाल लिए। अगर उन्हीं के बीच कोई पदार्थ रख दिया जाए, जैसे मोम रख दिया जाए, अभ्रक रख दिया जाए, या कुछ भी रख दिया जाए, कोई पदार्थ रख दिया जाए, क्रोसीन रख दिया जाए, तो उनका परावैद्युतांक का मान क्या होगा, तो उनके बीच लगने वाला बल का मान ये होगा। तो समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो आपका जो रिजल्ट बनेगा या फिर ए बटे या क्या बनेगा के, या कह सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के और के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी पदार्थ की परावैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब अगला जो टॉपिक होगा बहुत ही अच्छा आपके लिए, आप पढ़ भी चुके हो अभी तक। अगर साइंस पढ़ते हो तो आपको ये जरूर मिला होगा वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक जो आपको बन रहा है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, अर्थात इसमें किसका मान अधिक होगा, वैद्युत बल का मान अधिक होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होगा। तो हम हेडिंग डाल सकते हैं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। यानी बनेगा आपका
वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ये तो क्लियर है। आप ध्यान दिए आपकी पहले इसमें जो पहला टॉपिक बनेगा उसको ध्यान दें। वैद्युत बल आपको पता है तो आवेशों के बीच कार्य करता है। अभी आवेश संबंधित आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में कूलॉम ने नियम भी दिया था। तो हम कह सकते हैं जो वैद्युत बल सदैव दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। तो पहला जो पॉइंट बनेगा वैद्युत बल सदैव दो आवेशों के बीच कार्य करता है। वैद्युत बल सदैव दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों सदैव गुरुत्वाकर्षण बल सदैव दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। तो हम यहां से बना सकते हैं स्टार। तो पहला पॉइंट बन सकता है यह है किसके बीच, द्रव्यमानों के बीच, यानी आपको वैद्युत बल के लिए तो बन सकता है आपको K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। पहले के लिए मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन लिख सकते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा पॉइंट जो पोजीशन हम निकाल सकते हैं और F बराबर क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट जो होगा कैपिटल G होगा। तो कैपिटल G तो यानी M1 M2 बटे R स्क्वायर। ये ध्यान देने की बात है, ये जो नियम है ये कूलॉम ने दिया था, जबकि ये नियम न्यूटन ने दिया था। अब ये थोड़ा सा चर्चा हम कर देते हैं। न्यूटन ने क्या नियम दिया था, न्यूटन ने ये कहा था कि इन्हीं दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच, यानी इन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच M1 और M2, अगर दो वस्तु हैं, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है और बीच की दूरी क्या है, R है। सेम आपका जो नियम है कूलॉम से एकदम क्लियर वैसे ही है। अब ध्यान देना है, न्यूटन ने जो बताया था कि इन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा आकर्षण केवल प्रतिकर्षण यहाँ होता ही नहीं है। यानी यहाँ पर क्या होगा, इन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से तो F है M1 M2 बटे R स्क्वायर, ये हटेगा कांस्टेंट कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये आपका क्या होगा, न्यूटन मात्रक होगा। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन रखा गया, तो ये आपका न्यूटन ने दिया था, ये किसने दिया था, कूलॉम ने दिया था। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा। पहला पॉइंट आपने देखा कि वैद्युत बल सदैव दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। दूसरा पॉइंट ये होगा, वैद्युत बल जो होगा वो आकर्षण भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण होगा।
जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या होता, आकर्षण बल ही होता है। दूसरा पॉइंट बनेगा वैद्युत बल, वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल हो सकता है, हो सकता है। जबकि जबकि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल, आकर्षण बल ही होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब आपका ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट ये होगा, वैद्युत बल जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। यानी जो वैद्युत बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए वैद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में सबसे शक्तिशाली कौन सा बल होता है, तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो वैद्युत बल होना चाहिए। यानी आप लिख सकते हैं वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे अगर यही दो प्रोटॉनों के बीच बल कार्य करता है, यदि यही दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है, तो वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना बड़ा होता है। हमने ये कहा जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल, प्रबल मतलब शक्तिशाली होता है। अगर वही बल दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है, अगर वही बल दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करता है, तो वैद्युत बल जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना बड़ा होगा। अगर यही दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल कार्य करता है, तो वैद्युत बल जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 43 गुना बड़ा होगा। तो आपका यहाँ पर जो हेडिंग थी वो आपका था वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। पहला पॉइंट इसे बना था वैद्युत बल सदैव दो आवेशों के बीच कार्य करता था। आप गुलाम में पढ़ चुके हो, वैद्युत बल सदैव दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। दोनों का फार्मूला आपके सामने है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो बना वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है। अगर हम आगे पॉइंट कहें वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली अर्थात अधिक प्रबल होता है। अगर वही दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो वैद्युत बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना बड़ा होगा। अगर वही इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करता है, तो 10 की पावर 43 गुना बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर सभी को हुआ? क्लियर होंगे तो कमेंट करेंगे जरूर। अगला पॉइंट जो बनेगा इसमें आपका चैप्टर में देखिए क्या लिया था, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो आवेश संबंधित आपने नियम तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र के लिए अब वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब एरिया, आपका भी क्षेत्र होगा। अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो रूम में अगर पढ़ाई करते तो रूम आपका क्या होगा, क्षेत्र होगा। सोचो एक हम सर्किट लेते हैं, क्या लेते हैं, सर्किट। सर्किट मतलब क्या होगा, तार। हम कह सकते हैं एक क्या है, तार है। अगर ये तार कैसा है, नंगा है, इस पर कोई कवर ना चढ़ाओ, ठीक, और इसमें आई एम्पीयर की धारा क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो आई एम्पीयर धारा प्रवाहित करने के कारण इसमें धारा उत्पन्न होगा, अर्थात क्या, विद्युत उत्पन्न होगा। और विद्युत
विद्युत के कारण इसके चारों ओर कुछ क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अर्थात दूर से ही कभी आप जाइए, यानी अगर नंगा कभी कभी दूर से ही आपको क्या करता, अपनी तरफ खींच लेता है या खींच कर उठा के पटक भी देता आपको कभी, यानी आपको अगर खींच लिया तो आकर्षण हुआ और खींचने के बाद ऐसे ऐसे झिझलाता है, यानी क्या कर सकता है, आपको करंट का एहसास होता तो आपको झटक भी देता, दूर फेंक देता आपको, यानी वो क्या कर दिया, प्रतिकर्षण कर दिया। यानी हम कह सकते, आप और छोड़िए, एक आप लोहा ले लीजिए, एक छड़ ले लीजिए और छड़ को क्या करिए, गर्म करिए। क्या करिए आप, गर्म करिए। तो गर्म करने के बाद जब ये रेड हो जाएगा तो दूर से ही आपको गर्म की एहसास हाथ पर होने लगेगा। किसके कारण, वहां इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। उसी प्रकार अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर इस क्षेत्र में कोई पदार्थ क्या करे, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। कुछ समझ में आया आपको? हमने ये कहा कि एक सर्किट आपने लिया, एक तार लिया, तार में आपने क्या किया, धारा प्रवाहित किया, तो धारा के कारण चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उसमें अगर कोई पदार्थ उसके समीप पहुंचता है तो वह पदार्थ क्या करेगा, यदि आकर्षण या करेगा प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का प्रयोग कर सकता है या क्या कर सकता है, प्रतिकर्षण, यानी चाहे आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का। तो हम परिभाषा दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर, यानी कोई आवेश होगा उसके चारों ओर या किसी समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें कोई अन्य पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता, वैद्युत क्षेत्र कहलाता। सोचो अगर आप छात्रों के समूह में जाओ, आप पढ़े लिखे ना रहो लेकिन उनकी संगत से तो आप उनके जैसा बन कोशिश, कुछ पॉइंट तो आप जरूर बन जाएंगे। उसी प्रकार इस क्षेत्र के कारण इसका जो गुण होगा उसमें क्या होगा, विद्यमान हो जाएगा। अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें कोई अन्य पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहां देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा दे सकते हैं, किसी आवेश के, ध्यान देना, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें कोई अन्य पदार्थ आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहते उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप।
चलिए आगे चलते हैं हम। आगे बनेगा आपका वैद्युत बल रेखाएं। अब उसी रेखाएं के कारण उसमें क्या होता है, बल का अनुभव होता है। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं ये ध्यान दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र आप क्या देख सकते हो, बोलो। अगर जब ये तार रहते हैं इसमें धारा प्रवाहित करते हो आई, तो धारा क्या देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। उसी के धारा के कारण, इसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ आप रेखाएं तो निकलेंगी, काल्पनिक होंगी, काल्पनिक रेखाएं तो होंगी हो ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर सदैव एक धना आवेश क्या होता है, चलता है। ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक रेखा होगी, वही रेखा के कारण तो आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। सोचो, जब आपने छड़ को गर्म किया था तो इलेक्ट्रॉन आपके हाथों से टकरा रहा था, तभी तो आपको गर्म की एहसास हुआ। तो आप हाथ जब टकराए तो कुछ दूरी तक किया, रेखा का निर्माण किया ना। उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर सदैव एक धना आवेश चलता है, वो हमारा क्या कहता है, वैद्युत बल रेखाएं उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। उसको भी नोट कर लीजिए आप। तो अगला पॉइंट जो बनेगा यहां पर, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जैसे आपको दिखाई दी अभी। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक वक्र, वैद्युत क्षेत्र में, या ऐसा कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक निष्कोण वक्र या कोई रेखा जिस पर सदैव एक धनावेश क्या होता, चलता या स्थिर रहता, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं आपको, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया